अस्सलाम वालेकुम। मैं अली वासी हूँ और मेरे साथ इस वक्त ज़ियाद फैसल मौजूद हैं और आज हम नया दौर के प्लेटफॉर्म से इस वक्त बात कर रहे हैं अबाउट जो कल रात को डिसीजन आया है स्पेशल कोर्ट का जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से, जिसमें स्पेशल कोर्ट ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को गद्दार करार देकर उनको सज़ाए मौत की सज़ा सुनाई है। तो मैं इस वक्त जो हम लोग कल से एक डिबेट चल रही है और एक डिवाइड नज़र आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी। कुछ लोगों का कहना है कि गद्दारी को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है, कुछ लोगों का ख्याल है कि आर्टिकल 6 जो है वो कंप्लीट नहीं है, उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ होनी चाहिए, या उनके अंदर जो तब्दीलियाँ की गई हैं कुछ सालों के बाद उनके तहत मुशर्रफ का ट्रायल किया गया है, जबकि मुशर्रफ के मौजूदगी में ऐसा 2007 में जिस वक्त इमरजेंसी लगाई गई थी उस वक्त ऐसा मौजूद नहीं था। तो इन सारे मामलात को डिस्कस करने के लिए हम आज जो है वो बात कर रहे हैं। और मैं ज़्यादा सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ट्रीज़न या हाई ट्रीज़न, इसकी असल डेफिनेशन क्या है जिसके तहत परवेज़ मुशर्रफ को दिया गया, और जो लोगों का ट्रीज़न के ऊपर जो एक डिबेट चल रही है कि जी लोग जो मतलब कुछ लोगों का कहना है कि जी उन्होंने कौन से मुल्क की राज बेचे हैं। देखिए, मसला कंसेप्चुअल है ना। जी जी बिल्कुल, मसला कंसेप्चुअल है। बहस इस बात पे है कि आया परवेज़ मुशर्रफ गद्दार हो भी सकते हैं या नहीं, बल्कि अगर आप उनके सपोर्टर्स की असल में दलील को समझें तो उसे अंग्रेज़ी में कहा जा सकता है कि आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिसबिलीफ। यानी उनकी जो पूरी दलील है वो ये है कि अब मैं नहीं मानता कि वो गद्दार हो सकते, तो कैसे हो सकते हैं। ठीक है ना, कि वो एक इतने सीनियर ओहदे पे फाइज थे और वो भी सिक्योरिटी रिलेटेड ओहदे पे, तो वो कैसे हो सकता है कि वो गद्दार। तो ये कंसेप्चुअल मसला है कि आया यहाँ पे इस मुल्क में सिक्योरिटी के इतने सीनियर ओहदे पे, बल्कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पे जो रहे हैं और उसी बलबोते पे जो सदर बने, तो क्या वो गद्दार हो भी सकते हैं या नहीं। मेरे ख्याल में जो मैंने पिछला जुमला बोला है उसी में मसला जो है वो काफ़ी हद तक वाज़ेह हो जाता है। लेकिन ट्रीज़न को डिफ़ाइन करें कॉन्स्टिट्यूशन में। ट्रीज़न को अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अब्रोगेट किया है या सबवर्ट किया है, ये ट्रीज़न क्यों है? देखिए, ये मैं कोई कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, मैं एक आम शहरी हूँ, एक राइटर हूँ और जर्नलिस्ट हूँ। मुझे इतना एक अंदाज़ा है कि इस मुल्क का जो भी निज़ाम चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, तो उसका जो सरचश्मा है कानूनी तौर पे वो आइन है, जिससे बाय द वे परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो महज एक कागज़ का टुकड़ा तसव्वुर करते रहे हैं। ये उनका क्लिप भी है, बड़ा मशहूर है, बल्कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो उस क्लिप में आपने उसको साको सबाक से हटा के पेश किया है मीडिया में। तो मैं उनको ये कहूँगा कि अगर वो पूरा कॉन्टेक्स्ट में, अगर वो डिटेल में अगर वो क्लिप चल जाए तो वो शायद और ज़्यादा बड़ा मसला बन जाएगा उनके केस के लिए। जिस डॉक्यूमेंट्री से वो लिया गया जी, उसमें जिस किस्म की गुफ्तगू वो कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से और अपने किरदार के हवाले से, अगर वो डिटेल से चला दिया जाए तो शायद वो एक ज़्यादा मुसीबत जो है वो उनके लिए गंभीर हो जाएगी। वो शायद उससे मामला कोई उनके लिए सुलझेगा नहीं। अच्छा, एक और जो चीज़ अक्सर आती है, देखिए नहीं, लेकिन ये बात तो रह गई ना कि गद्दारी है क्या। अगर आप उसको डिफाइन करना चाहते हैं मज़ीद तो गद्दारी जो है, यहाँ पे लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि गद्दारी से मुराद ये है कि जी वो कोई मुल्क के राज किसी को खुफिया तौर पे किसी ने बता दिए, तो सिर्फ वही गद्दारी है। लेकिन हमारा जो आइन है 1973 का जो आइन है, उसने बड़ा क्लियर ये कर दिया है कि सबसे बड़ी जो कि मुल्क से दुश्मनी की जा सकती है वो ये है कि आप मुल्क का जो आइन है और कानून है जिसके बेस पे ये मुल्क खड़ा है। देखिए, हमें इस बात पे क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि जो ममालिक होते हैं उनकी कोई और असास होती है, कोई रूहानी असास होती है, या कोई फिक्री कोई किसी सोच के ऊपर खड़े होते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये बाद में आती हैं। कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये नहीं कह सकते कि जो है ये कोई फ़लाँ असास है जिसकी बुनियाद पर हम खड़े हुए। कानूनी तौर पर एक आइन और कानून है जिसके तहत सारे मामलात चलते हैं। अगर मैं आर्टिकल 6 के तहत अगर मैं खुदा न खास्ता ये कहूँ कि ये आइन जो है मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लिहाजा मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वसीतर मफाद में ये फ़लाँ ढमका है, तो मसला ये है कि जैसा कि ऑनरेबल जस्टिस ने भी कहा कि ये ओपन एंड शट, गालिबन उन्होंने इसको कहा है, ओपन एंड शट केस है, यानी कि इसमें कोई ज़्यादा बहस मुबाहिसे की असल में गुंजाइश बनती नहीं है। ये आप स्क्रीन पे आपके सामने आ रहा होगा, आर्टिकल 6 जो है वो काफ़ी वाज़ेह है कि अगर आप किसी भी वजह से इस आइन और कानून को अबेयंस में रखते हैं, यानी अगर आप कहते हैं कि वक्ती तौर पे ये लागू नहीं है, तो वो दरअसल आपके ये कहने से आइन जो है वो अबेयंस में नहीं हो जाता, बल्कि आप दरअसल आप में और एक डकैत में
कोई फ़र्क नहीं रहता। बल्कि मैं यही कहूँगा कि जो शख्स जो है वो आइन और कानून को अपनी तरफ से वक्ती तौर पे सस्पेंड कर दे, इन अबेंस कर दे, कुछ भी और कर दे इस किस्म का, तो वो दरअसल एक ज़्यादा बड़ा जुर्म कर रहा है बनिस्बत उसके कि जो कि महज सिर्फ एक डकैती कर रहा है, जिसका जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड है, वो सिर्फ चंद लोगों तक है। लेकिन इसमें तो आपने पूरा देखिए, मेरा और आपका जो रिश्ता है या किसी और शहरी के साथ जो रिश्ता है, इस रियासत के साथ जो रिश्ता है, ये सारे मामलात आइन और कानून पे मबनी है और कोई चीज़ नहीं है। अगर आप आइन और कानून को निकाल देते हैं तो सिर्फ जो है वो दरिंदगी रह जाती है, चंगेज़ी रह जाती है। तो लिहाजा जो शख्स ये कहे कि मैं किसी ऐसे इस आइन और कानून के दिफा से भी बढ़ के कोई ज़्यादा बालातर कोई चीज़ है जिसका मैं दिफा कर रहा था, तो वो फिर बेसिकली मुल्क से गद्दारी कर बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें हमें एक चीज़ और जो नाज़रीन जिसके बारे में हमें बहुत गौर से सोचने की ज़रूरत है, वो ये है कि आइन क्यों इतनी अहमियत का हामिल है। बात यह है कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को 24 साल लगे ये आइन बनाने में, 26 साल लगे। 1947 से लेकर 1973 तक जो हमें 2 कॉन्स्टिट्यूशंस मिले, वो दोनों कॉन्स्टिट्यूशंस जो थे वो इम्पोज थे, वो विल ऑफ द पीपल उनको नहीं कहा जा सकता। ये 100% लोगों की रिप्रेजेंटेशन से बना हुआ आइन है, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर जो तरामीम की गई हैं उनमें भी 66%, 67%, आप उनमें से कुछ तरामीम से इख्तलाफ कर सकते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उन तरामीम की खिलाफ वर्जी करने में हक बजाने होंगे। जब तक वो तरामीम मौजूद हैं हमें उनका एहतराम करना लाजिम है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी अहमियत क्या होती है। देखिए, एक रियासत का एक उसके शहरियों के साथ जो ताल्लुक़ है वो डिफ़ाइन करता है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट या मुआहिदा उमरानी, जो भी आप इसको कहना चाहें। ये आइन वो मुआहिदा उमरानी होता है जिसके तहत आप लोग एक रियासत के शहरी रहते हैं। उसके तहत हम कुछ अपने जो राइट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल राइट टू फ्री मूवमेंट है, हम जो है वो पाकिस्तान से इंडिया और अफ़गानिस्तान और श्रीलंका और क्या कहते हैं पूरे यूरोप में जो है वो घूमने नहीं जा सकते विदाउट वीज़ास। इसी तरह और भी बहुत से राइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे लोगों को जो चीज़ें होती हैं उनको, और दूसरी तरफ हम कुछ राइट्स अपने गिव अप करने की सूरत में हम कुछ राइट्स रियासत से ले रहे होते हैं। वो राइट्स ये हैं कि आपकी प्रोटेक्शन होगी, आपकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको मिलेंगे, और ये सारे के सारे राइट्स कुछ देने के बाद, कुछ लेने के बाद, ये हमने डिसाइड कर लिए 73 के आइन में कि रियासत का उसकी आवाम के साथ ताल्लुक़ क्या होगा। एक बार जब ये आइन बन गया, इसको तोड़ने का मतलब ये है कि रियासत, फॉर एग्जांपल एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है या एक हमने उस आइन के अंदर ये भी तय कर लिया कि हमारा जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो इस मुल्क को चलाएंगे। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हम किस तरह से डिसाइड करेंगे वही आइन हमें बताता है। वो इस तरह से चलेंगे कि जी हम एक MPA को इलेक्ट करेंगे, वो चीफ़ मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करें, वो चीफ़ मिनिस्टर्स को इलेक्ट करेंगे, हम MNAs को इलेक्ट करेंगे, वो MNAs जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करेंगे, और फिर वो लोग मिलकर एक प्रेसिडेंट को, और एक शख्स आता है और वो आकर इस मुआहिदा उमरानी को तोड़ते हुए, क्योंकि उसके पास गन्स हैं, टैंक्स हैं, एयरफोर्स है, या जो कुछ भी उसके पास अपनी सिर्फ मसल के ज़रिए, ताकत के ज़रिए, लोगों की मर्ज़ी से नहीं बल्कि ताकत के ज़रिए वो उस इक़्तिदार पर कब्ज़ा करता है, लोगों के जो मुंतखब नुमाइंदे उनको निकाल कर बाहर फेंकता है, और वो कहता है आज से मैं तुम्हारा, ये उसने ना सिर्फ आइन को सबवर्ट किया, उसने लोगों के साथ जो रियासत का रिश्ता है उसको अंडरमाइन किया है। देखिए, मुल्क का दिफा जो है वो दरअसल आइन का दिफा है, आइन का दिफा, उससे ज़्यादा बढ़ के किसी चीज़ का दिफा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, आप चाहे जगराफियाई हदूद का दिफा कर रहे हो, चाहे किसी और चीज़ का दिफा कर रहे हो, वो आइन के तहत कर रहे हैं। बिल्कुल, वरना ये सवाल भी बनता है ना कि मुशर्रफ साहब को आखिर किसने ये कहा था कि वो हमारे जो है वो डिफेंडर बन जाए। वो उनको आइन और कानून के तहत ही उन्होंने हल्फ उठाया हुआ था, उस आइन से ही उन्होंने अपनी कोई भी अथॉरिटी ड्रॉ की। वरना तो इधर कोई भी गुल्लू बट उठ के कहे जी कि मैं सबसे बड़ा डिफेंडर हूँ, वो भी लगा लेते हैं, यहाँ पे वो झंडा लगा लेते हैं, वो जाके गाड़ियाँ तोड़ देते हैं। तो इधर तो हर कोई अक्ल कुल है, हर कोई अपना वो, तो असल में तो वो आइन और कानून के तहत हम गुल्लू बट को कहते हैं कि नहीं आप गलत कर रहे थे, ये मुशर्रफ साहब हैं जो कि असल में डिफेंडर हैं, या जो भी उस वक्त उस पोजीशन पे हो, तो वो उसी आइन के तहत अगर आप उसी को रोन दें तो फिर आपने, इसका मतलब ये कि आपने किस चीज़ का दिफा किया। अच्छा, ये तो ज़्यादा डिसाइड होगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आइन क्या होता है, और इसकी अहमियत क्या है, और इसकी एब्रोगेशन, इसकी सबवर्जन क्या है। साथ अब जिस बारे में बात करना ज़रूरी है वो ये कि एक बड़ा सुपरफिशियल सा आर्गूमेंट जो है वो आज सुबह किसी ने लिखा, बयान दिया कि सिपह सलार जो है वो किसी मुल्क का गद्दार नहीं हो सकता। देखिए,
सिपा सलार बिल्कुल गद्दार नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह रहे कि मुशर्रफ साहब ने कोई राज बेचे हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि उनके अलावा जो बाकी सिपा सलार है उनकी क्रेडिबिलिटी पर या उनके जो किरदार है उनके ऊपर कोई सवालिया निशान उठाए जा रहे हों। सवाल ये है कि क्या आप, मैं या हम में से कोई भी, चाहे वो किसी भी ओहदे पर मौजूद है, चाहे उसका कोई भी उसका क्लाउट है, उसके पीछे कितनी ही बड़ी एक जो है वो फोर्स मौजूद हो, हकीकत ये है कि इन दी एंड अगर हम उस आइन के साथ चल रहे हैं तो हम उस आइन की पासदारी कर रहे हैं, और अगर हम नहीं कर रहे हैं, उसको सबवर्ट कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसको सस्पेंड कर रहे हैं, तो हमने उस आइन से खिलाफ वर्जी करके, यही गद्दारी है। ये गद्दारी डिफाइन हो गई। इसके और अलावा हम नहीं कर रहे, और ये हम नहीं कर रहे, ये आर्टिकल 6 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कर रहा है। अब मुझे एक और एक इशू जो इसमें मेरे ख्याल में जो रिलेटेड है वो ये है कि ये बहस ही होना कि जी आखिर इतने सीनियर ओहदे पे फायज़ और डिफेंस रिलेटेड ओहदे पे और चीफ आर्मी स्टाफ कैसे गद्दारी कर सकते हैं, कैसे आइन तोड़ सकते हैं, ये सवाल उठना मुझे वैसे ही अजीब लगता है, क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगर हम रहते हैं तो इसका जो आइन है वो बड़ा वाज़े है इस मामले में मेरे ख्याल में कि सॉवरेनिटी गालिबन अल्लाह के पास है, बिल्कुल कुछ ऐसी है। और जो है हम जो है वो अशरफुल मखलूक़ात हैं, लिहाजा हम अपने मामला चलाते हैं और अल्लाह की सॉवरेनिटी के तहत हम ऑपरेट करते हैं। तो जब अल्टीमेटली सारी ताकत जो है वो तो वैसे ही खुदा के पास है, तो उसके बाद कोई भी शख्स इस ज़मीन पे हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई बहुत पावरफुल शख्स भी हो, तो वो इस चीज़ के सामने उसकी क्या अहमियत है ये कि जी वो कैसे गद्दारी कर सकता है या कैसे आइन को तोड़ सकता है। बिल्कुल तोड़ सकता है। जब सॉवरेनिटी आपने कह दिया कि अल्लाह के पास है, उसके पास आइन तोड़ने की ज़्यादा पावर भी होती है। अच्छा, फाइनली एक चीज़ को एड्रेस करना जो है वो ज़रूरी है, वो ये है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जी क्या करप्शन करना मुल्क से गद्दारी नहीं है, क्या पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनको कत्ल करना मुल्क से गद्दारी नहीं है, क्या लोगों के साथ जो है वो जो मॉडल टाउन वाक़या था क्या वो मुल्क से गद्दारी नहीं थी। तो इसमें थोड़ा सा जो डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, क्राइम और हाई ट्रीज़न, इन दोनों चीज़ों को डिफ़ाइन करने की जो ज़रूरत है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा आपसे बात करना चाहूँगा। अक्सर ये बात की जाती है कि जी ये जो लोग हैं ये मुल्क का पैसा लूट कर खा गए हैं और ये मुल्क से बाहर ले गए हैं और ये कर दिया वो कर दिया है, और इनके ख़िलाफ़ जो है बड़े बड़े स्कैंडल्स हैं, इनकी फैक्ट्रीज़ हैं और ये लोगों का हुकूक गस्ब कर रहे हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर किसी पर्टिकुलर नाम की मैं बात नहीं कर रहा, इल्ज़ाम लेकिन यहाँ पर करप्शन वगैरह, चोरी वगैरह का इल्ज़ाम होता है। आप ये बताइए कि जो गद्दारी के बारे में ये अक्सर बात की जाती है, ये इसको किस तरह से आप देखेंगे कि ये गद्दारी है, क्या कहेंगे? देखिए ये अहमी इधर उधर की बात है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैं फिर ये बात पहले हो चुकी है, इस पर मैंने इशारा भी किया, सिर्फ आप मुस्कुरा भी रहे थे। मैंने ये कहा था कि डकैती वाले मैंने मिसाल दी थी। तो अगर ये लोग जो ये दलील पेश कर रहे हैं, अगर उन्हें ये लगता है कि उन्होंने कोई नया कानूनी सिस्टम बनाना है जिसमें चोरी के लिए ज़्यादा भारी सज़ा है और डकैती के लिए कम सज़ा है, तो वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त इस जो हमारा कानूनी सिस्टम है उसके तहत चोरी बिल्कुल एक जुर्म है और उसके ऊपर एक्शन होता है, और इसी अदलिया ने उस पर भी फ़ैसले दिए हैं, जिसके वक्त जब वो फ़ैसले आए थे तो लोग बगले में जा रहे थे, तो ठीक है। तो उसी के तहत अगर आप डकैती करते हैं तो उसका ज़्यादा ये देखें, अगर आप आइन और कानून को होल्ड इन अबेयंस करते हैं तो दर हकीकत आप एक आउटलॉ की हैसियत में ऑपरेट कर रहे हैं। आप अपने आप को आउटलॉ का मतलब ये है कि आप लॉ कानून के दायरे से बाहर हैं। आप बालातर नहीं हो सकते आइन और कानून से, आप बाहर ज़रूर हो सकते हैं। और यही बात ठीक है ना? अगर आपको याद हो तो चीफ जस्टिस ने जो जनरल आर्मी चीफ के बारे में जो उन्होंने परसों जो डिटेल जजमेंट आई है 16 दिसंबर को, उसके अंदर भी उन्होंने एडवर्ड कोक को, जो कि चीफ जस्टिस थे ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट के 1616 में, उनकी जो कमेंडम केस में जो जजमेंट थी उसको उन्होंने कोट करके बाकायदा ये बात दोबारा से मेंशन की है। वो शायद किसी और कॉन्टेक्स्ट में थी, लेकिन हकीकत यही है कि आप चाहे कितनी ही ऊंचे ओहदे पर मौजूद हों, आप आइन से बालातर, आइन से ऊंचे आप नहीं हो सकते। इस मुल्क के कानून के तहत मैं दोबारा दोहराता जाऊँ, हम सब बराबर हैं और जो सॉवरेनिटी है वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। और इस फ़र्श पे, इस ज़मीन पे जितने भी लोग हैं उन सब के अगर बराबर के हकूक़ हैं, वो बराबर के उसी आइन और कानून के मातहत हैं, तो वो बराबर की उनमें ये सलाहियत है कि वो इस आइन और कानून को तोड़ भी सकते हैं, और बराबर की सलाहियत है कि वो लिहाजा गद्दारी का जुर्म
कर सकते हैं। तो इस पे ये इशू उठाना, ये मैंने शुरू में जैसे जिक्र किया, ये आर्गुमेंट फ्रॉम डिसबिलीफ है कि मैं नहीं मानता लिहाजा ये हो नहीं सकता, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको ये बात माननी पड़ेगी क्योंकि आर्टिकल 6 जो है वो बहुत वाज़ेह है, और मैं ना मानूँ वाली जो गुफ्तगू है उसकी बेस पे आप आइन और कानून। और देखें, ये मैं एक और बात करता जाऊँ, कुछ लोगों ने बड़ी अच्छी एक बात की है कि अब हो इस मुल्क में ये गया है, एक ट्राइबलिज्म का माहौल बन चुका है। यानी अगर सज़ा किसी ऐसे शख्स को दी जाती है जिसके आप खिलाफ हैं, तो वहाँ पे एकदम से आप आइन और कानून के जो है पासदार भी बन जाते हैं, वहाँ पे आप उसके बहुत बड़े एक सिपाही बन जाते हैं। और जैसे ही सज़ा जो है वो किसी ऐसी शख्सियत को दी जाती है जिससे आपको मोहब्बत है, तो फिर आप फौरी तौर पे उस पूरे जुडिशल सिस्टम पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, पूरे आइन और कानून पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी ख़ास बात है, क्या है, तो कागज़ का टुकड़ा है, ये फ़लाँ, इस तरह की अनफॉर्चुनेट किस्म की गुफ्तगू होना शुरू हो जाती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जो ट्राइबलिज़म है, ये दरअसल इस जंगल के कानून पे मबनी है, और वो ये होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इसीलिए हमें दरअसल आइन की बालादस्ती की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो चीज़ साइड पे हो जाए तो फिर उसके बाद सिर्फ सवाल ये रह जाता है कि किसके पास ज़्यादा बड़ा लश्कर है, किसके पास ज़्यादा डंडा बरदार लोग हैं। वो जैसे वकला ने जो हरकत की, वो फिर उस तरह की लड़ाई बन जाती है। वो सब के सब जो है हम एक अपना अपने कबीले बना लें कि फ़लाँ जो है वो फ़लाँ सर्विस से हैं, और फ़लाँ वकील हैं, और फ़लाँ डॉक्टर होते हैं, और फ़लाँ कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, और बस उनकी आपस में लड़ाई है। फिर तो एक वो दौरे जाहिलिया वाली जो वो मामलात हैं वो उस तरफ चली जाती है बात। Exactly. तो मेरे ख्याल में ये बहुत वाज़ेह है, ओपन एंड शट केस था एज पर द जज, एज पर द ऑनरेबल जस्टिस, चीफ जस्टिस। जी जी। सो ओके, तो ज़्याद इस हवाले से हम मज़ीद बात करते रहेंगे, और मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से हम आपके पास वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। तो नया दौर के लिए फ़िलहाल ज़्याद और अली वारसी को जो है वो शुक्रिया, शुक्रिया।